सभी दोस्तों को सबको रामनवमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। इंडिया डेली की टीम की तरफ से, सबका हिसाब होगा की टीम की तरफ से। आइए आज के डिबेट की शुरुआत करते हैं। 24 का रन शुरू होने में 48 घंटे से भी कम का वक्त बचा है। मतदान के लिहाज से देखें तो मोदी 400 पार की हुंकार भर तो रहे हैं, लेकिन इस बार अलग हालात हैं 2019 से। पूरा विपक्ष एक तरफ एकजुट हुआ पड़ा है, जो मोदी को किसी भी कीमत पर रोकना चाहता है। 19 अप्रैल को पहले चरण का मतदान होने जा रहा है। प्रचार का शूर थम चुका है। शुक्रवार को 102 प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में कैद हो जाएगी। इसी के साथ पहले चरण का चुनाव समाप्त हो जाएगा। 7 चरण वाले लोकसभा चुनाव में पहले चरण में सबसे ज्यादा सीटों पर मतदान हो रहा है। इनमें सबसे ज्यादा 39 सीटें तमिलनाडु की हैं। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा से पहले पीएम मोदी रामेश्वरम तक गए। हर उस स्थान पर गए जहां वनवास के दौरान प्रभु श्री राम गए थे। तो क्या तमिलनाडु में मोदी का मैजिक चल पाएगा? टारगेट 400 पार है तो ओपनिंग शानदार करनी ही पड़ेगी। जिन 102 सीटों पर पहले फेज में मतदान हो रहा है, उनमें से 219 में बीजेपी ने सिर्फ 40 सीटें जीती थी। तो इस आंकड़े को बढ़ाने का दबाव एनडीए पर, बीजेपी पर और पीएम मोदी पर भी जरूर है। इधर अखिलेश और राहुल यूपी में फिर से चुनौती दे रहे हैं, लेकिन यहां मोदी और योगी की करिश्माई जोड़ी भी सामने है। ऊपर से जयंत चौधरी ने भी एनडीए से हाथ मिला लिया है, पीएम मोदी से हाथ मिला लिया है। तो पहले चरण में वेस्ट यूपी के 8 सीटों पर मतदान होने जा रहा है। क्या मोदी का 400 पार वाला दावा सही साबित होगा? क्या धमाकेदार ओपनिंग होगी? इन्हीं सवालों के साथ आज सबका हिसाब होगा, और जो सवाल रहेंगे वो भी मैं आपको जल्दी से बता देता हूं। क्या बीजेपी 400 पार के लिए एक शानदार ओपनिंग करने जा रही है? और जैसा कि आज अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दावा कर रहे थे अखिलेश यादव और राहुल गांधी, तो क्या बीजेपी 150 सीटों पर ही सिमटने जा रही है इस बार के चुनाव में? और एकजुट विपक्ष क्या पीएम मोदी के लिए कोई बड़ी चुनौती है? क्या एनडीए के लिए चुनौती है, या फिर कोई चुनौती है ही नहीं? इसी पर आज बड़ी बहस, लेकिन पहले एक रिपोर्ट देखते हैं। प्रधानमंत्री भ्रष्टाचार के चैंपियन हैं। भारतीय जनता पार्टी को गाजियाबाद से लेकर के गाजीपुर तक इंडिया गठबंधन सफाया करने का काम करेगा। मैं बताता हूं 400 पार क्यों। देश की जनता ने तय किया है 400 पार। रण का आगाज, कौन सरताज? सिद्ध वाद्य कुरकुरी परम आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी को भेंट की जा रही है। एक 102 पर टेस्ट, कौन होगा बेस्ट? अड़तालीस घंटे से भी कम का वक्त बचा है, जब लोकतंत्र के इतिहास का सबसे बड़ा सियासी रण शुरू होगा। एक तरफ मोदी तो दूसरी तरफ विरोधी, सभी तैयार हैं। 19 अप्रैल का इंतजार है, जब लोकसभा चुनाव का आगाज होगा। पहले चरण में 21 राज्यों में मतदान होगा। 102 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। इनमें तमिलनाडु की 39 सीटें हैं, राजस्थान की 12 सीटें, यूपी की 8 और बिहार की 4 सीटें हैं। महाराष्ट्र और एमपी की 6 सीटें हैं। पश्चिम बंगाल की 6 सीटें हैं। असम की 5 और मणिपुर की 2 सीटें भी शामिल हैं। 7 चरणों में हो रहे लोकसभा चुनाव का पहला चरण सबसे अहम है। इसी फेज में सबसे ज्यादा सीटों पर मतदान हो रहा है, लिहाजा सभी दलों ने पूरी ताकत झोंक दी। आज राहुल और अखिलेश ने मोदी को ललकारा और कहा कि मोदी 400 पार नहीं, 400 हार की सूरत देखने वाले हैं। हजारों करोड़ रुपए का कॉन्ट्रैक्ट किसी कंपनी को मिलता है, उसके एकदम बाद वो कंपनी बीजेपी को पैसा देती है। इलेक्टोरल बॉन्ड्स का जो स्कीम है, ये दुनिया का सबसे बड़ा एक्सटॉर्शन का स्कीम है। हिंदुस्तान के सारे बिजनेसमैन इस बात को समझते हैं, जानते हैं, और प्रधानमंत्री जितनी भी सफाई देना चाहें, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि पूरा देश जानता है कि प्रधानमंत्री भ्रष्टाचार के चैंपियन हैं। इनके प्रत्याशी होर्डिंग से गायब हैं।
और चुनाव के बाद होर्डिंग पे जो अकेले हैं वो भी गायब हो जाएंगे और सफाया होने जा रहा है। इनका एक ही नारा है, झूठ बोलने का और लूटने का। उधर मोदी ने अकेले अपने दम पर विरोधियों को चित्त करने का बीड़ा उठाया है। वो ताबड़तोड़ रैली कर विपक्ष को कुछ इस अंदाज में ललकार रहे हैं। मैं बताता हूं 400 पार क्यों। देश की जनता ने तय किया है 400 पार, क्योंकि देश की जनता 2047 में हिंदुस्तान को विकसित देना चाहती है। लेकिन साथ साथ एनडीए को 400 पार दे करके देश को लूटने वालों को, भ्रष्टाचारियों को, संविधान के साथ खिलवाड़ करने वालों को सजा देने के लिए भी वो हमें 400 पार देना चाहते हैं। ये चुनाव एनडीए को जिताने का भी है। ये चुनाव देश में तबाही करने की आदत रखने वालों को सजा देने का है और इसलिए हिसाब 400 के पार जाने वाला है। 24 के रण का पहला चरण बेहद भीषण होने जा रहा है। जिन 102 सीटों पर मतदान होंगे उनमें से 40 पर 2019 में बीजेपी ने परचम लहराया था। लिहाजा इस बार चुनौती बड़ी है क्योंकि मिशन भी बड़ा है। 400 पार जाना है तो ओपनिंग धमाकेदार करनी होगी। इसी मुद्दे पर आज सबका हिसाब होगा। और इस पर बातचीत करने के लिए मेहमानों का एक बड़ा पैनल हमारे साथ मौजूद है। सबसे पहले मेहमानों का परिचय करवा देते हैं। विनीता हरिहरन, प्रवक्ता बीजेपी, हमारे साथ जुड़ रही हैं। इसके अलावा वैभव त्रिपाठी, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव हमारे साथ जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी। इसके अलावा प्रेम कुमार, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। संजय राणा, राजनीतिक विश्लेषक, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं वैभव त्रिपाठी जी आपसे शुरुआत कर रहा हूं। आप लोग कह रहे हैं कि 180, पहले कह रहे थे कि 180 सीटें तक बीजेपी एनडीए जा सकती है। इस बार आप लोगों ने फर्स्ट फेज के इलेक्शन आते आते तक ये अनुमान जो है इसको और गिरा दिया और कहते हैं कि 150 सीटों पर बीजेपी सिमट जाएगी या एनडीए सिमट जाएगी, जो भी आप लोग कहना चाह रहे हैं। इस अनुमान का कोई आधार है या फिर बिना किसी आधार के ही इस तरह की बातें की जा रही हैं? कोई सर्वे कराया होगा, कोई ग्राउंड से रिपोर्ट मंगवाई होगी या किसी थर्ड पार्टी से सर्वे कराया होगा, अपने जिला लेवल के कार्यकर्ताओं से, कोई बूथ लेवल के कार्यकर्ताओं से कोई रिपोर्ट मंगवाई होगी? किस आधार पे कह रहे हैं, कैसे ये दावा हो रहा है? देखिए, जो जनता का रुझान है बदलाव, जनता के रुझान के बल पे हम ये बात, और अभी तो एक आरएसएस का ही सर्वे आया था जिसमें ये 180 पार नहीं कर पा रहे हैं। आरएसएस के सर्वे में? जी, आरएसएस बीजेपी का जो इंटरनल सर्वे लीक हुआ था उसमें 180 से नीचे है ये। अब अच्छा। मैं बात कर रहा हूं कि जनता इसलिए इस बात के लिए चर्चा कर रही है और बदलाव करना चाहती है क्योंकि एक तरफ इंडिया गठबंधन है, कांग्रेस है, जो कि स्वस्थ भारत, शिक्षित भारत, खुशहाल भारत की बात कर रहा है। इंडिया गठबंधन ये कह रहा है कि हम आपको रोजगार देंगे, हम शिक्षा का बजट बढ़ाएंगे, हम गरीब महिलाओं को 1 लाख रुपए सालाना देंगे जिससे उसके बच्चे कुपोषित ना हो। गुजरात में कुपोषण का आंकड़ा देख लीजिए तो ये कुपोषण वाली सरकार पूरे देश को कुपोषित करना चाहती है। और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री जी कहते हैं अगले 5 साल हम आपको 5 किलो राशन देंगे। तो जनता इस बात को कह रही है कि अपने लिए 17,000 करोड़ का विमान खरीदने वाले मोदी जी जनता को 5 किलो राशन देने की बात कर रहे हैं। अब रही बात प्रधानमंत्री जी के दावे, दावा इस तरीके से वो करते हैं जैसे वो जनता के बीच बैठे हों, लेकिन उनका दावा हवाई होता है। एक बार बनारस अभी लास्ट टाइम आए हुए थे तो उन्होंने कहा बनारस जाम मुक्त हो गया, लेकिन यहाँ बनारस के लोगों से पूछेंगे तो वहाँ एक जुमला चलता है, सुबह बनारस, शाम बनारस, दिन भर रहता जाम बनारस, क्योंकि प्रधानमंत्री जी को धरातल की कोई जानकारी ही नहीं। राहुल गांधी जी ने जनता के बीच जाकर इन सभी मुद्दों को इकट्ठा किया। एक तरफ जहां इंडिया गठबंधन न्याय की बात कर रहा है, भ्रष्टाचार के उन्मूलन की बात कर रहा है, वहीं प्रधानमंत्री जी जिनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हैं उन सभी भ्रष्टाचारियों को भाजपा में ज्वाइन करा लेते हैं। जी, लेकिन जहां तक मुझे याद है जहां तक मुझे याद है पिछले 2019 के चुनाव में, आम चुनाव में आप लोगों ने कुछ इसी तरह से मिलता जुलता प्रॉमिस किया था
तो जनता बिदक गई थी, नाराज हो गई थी और 303 सीटें बीजेपी के खाते में देके चली आई। मैं सिर्फ बीजेपी की बात कर रहा हूँ। और आप इस बात से इनकार नहीं कर सकते कि आप लोगों ने कुछ इसी से मिलता जुलता वादा नहीं किया था। आप लोगों ने भ्रष्टाचार उन्मूलन की बात की थी, आप लोगों ने बेरोजगार युवाओं को भत्ता देने की बातचीत की थी, महंगाई खत्म करने की बातचीत की थी। ये लगभग कमोबेश आप लोगों का न्याय पत्र 2024 और 2019 का मैनिफेस्टो 70% तक एक जैसा है, इस बार के कुछ मुद्दों को छोड़ दे तो, लेकिन उसका बहुत असर हुआ नहीं। तो इस बार क्यों आप ऐसा मान के चल रहे हैं कि आपकी बात पर लोग यकीन करके आपकी तरफ आ जाएंगे? हाँ, इसलिए हम दावा कर रहे हैं क्योंकि पिछली बार हमारे जो मुद्दे थे वो तब भी वही थे। रोजगार देना जरूरी है सरकार को, महंगाई कम करना जरूरी है, महिलाओं को न्याय देना जरूरी है, इस बार भी वो जरूरी है। लेकिन हुआ क्या, तब से अब में महंगाई चरम पे पहुंच गई, सरकार का तानाशाही चरम पे पहुंच गई, बेरोजगारी चरम पे पहुंच गई और ये सरकार 5 किलो राशन का 5 साल के लिए गारंटी देती है। हम गारंटी देते हैं कि हर साल आपको 1 लाख रुपए देंगे जिससे महिलाएं अपने बच्चों को कुपोषण से बचा सकेंगी। हम कह रहे हैं कि 30 लाख युवाओं को रोजगार देंगे जिससे हर परिवार में खुशहाली आएगी। हम कह रहे हैं कि हर उस शिक्षित ग्रेजुएट को तो हम रोजगार के लिए अप्रेंटिस देंगे और 1 लाख रुपए पहली नौकरी पक्की के रूप में देंगे, जिससे जब वो किसी भी इंस्टीट्यूशन से अप्रेंटिस करके निकलेगा तो उसको नौकरी के अच्छे अवसर मिलेंगे। अभी इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का एक सर्वे आया जिसमें ये कहा गया कि भारत में 83% शिक्षित युवा बेरोजगार है। तो हम उस तरफ काम कर रहे हैं और आज युवा त्रस्त हो गया है। अग्निवीर को खत्म करने की बात कर रहे हैं। आपके हिसाब से रूप में आपके हिसाब से वैभव जी राजस्थान और ने पूरा ही तो कर रहे हैं सर, मैं भी कुछ पूछ लूं बीच बीच में। मैं कह रहा हूं आपके हिसाब से राजस्थान और छत्तीसगढ़ में तो बिल्कुल भी बेरोजगारी नहीं होनी चाहिए, वहां 5 साल तक आपकी सरकार थी। मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि छत्तीसगढ़ में जो आंकड़े हैं वहां जनता ने कांग्रेस को ज्यादा वोट किए हैं। आप ये आंकड़े भी तो उठा के देख लीजिए। सभी युवाओं को वहां रोजगार होगा टिल डेट जब तक आपकी सरकार थी। राजस्थान में भी यही स्थिति रही होगी कमोबेश। देखिए, राज्य सरकार के रिसोर्सेज सीमित होते हैं, बावजूद इसके हमने जो किया किसानों से वादा 3500 रुपया क्विंटल का धान का एमएसपी था छत्तीसगढ़ में। हमने गरीबों से वादा किया, चिरंजीवी योजना 25 लाख तक की मुफ्त योजना थी। फिर भी वोटर तो नाराज हो गए ना वैभव जी, मैं वही पूछना चाह रहा हूँ, वोटर की नाराजगी क्यों है? आप काम करते हैं लेकिन आपके साथ वोटर आता नहीं, लोग आते नहीं, जनमानस आते नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है। वोटर ने तो हमको चुना, लेकिन वोटों के थोड़ा बिखराव की वजह से आप लोग थोड़ा बिखर गए। मार्जिनल, ठीक है, मार्जिनल। चलिए देखते हैं आप लोगों की भविष्यवाणी का क्या होता है। प्रेम कुमार जी के पास जा रहा हूं, उसके बाद विनीता जी के पास और संजय जी के पास आ रहा हूं। ठीक है वैभव जी, इसलिए जीतेंगे। ठीक है वैभव जी, मैं वापस लौटूंगा आपके पास। प्रेम कुमार जी, क्यों ये दावा है, किस तरह से ये दावा है कि बीजेपी एनडीए 150 सीटों तक ही पूरे देश में सिमट जाएगी? कह रहे हैं वैभव जी, कह रहे हैं कोई आरएसएस का सर्वे भी लीक हुआ, उसमें 180 सीटें बताई गई हैं। देखिए विवेक जी, पहले चरण में जो 102 सीटों पर चुनाव हो रहे हैं, इसके आंकड़ों पर देखेंगे तो 51 सीटें यानी पूरी तरह से आधी ऐसी है जहां बीते 3 लोकसभा चुनाव भारतीय जनता पार्टी ने नहीं जीते हैं और यही फिगर कांग्रेस के लिए 52 है, यानी मामला दोनों तरफ एक जैसा है। रीजनल फोर्सेस में डीएमके का 13 वहां चूंकि ज्यादा बड़ा स्टेक है, तमिलनाडु में 39 सीट्स हैं, तो उसके फिगर में हारने वाली संख्या ज्यादा जरूर 74 दिखती है, लेकिन इस इलेक्शन में जीतने वाला देखा जाए तो ये रीजनल फोर्सेस डीएमके और इंडिया के पास में इस बार स्थिति स्ट्रांग है। जैसे मान लीजिए पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जिन सीटों पर चुनाव हो रहे हैं 8, उसमें सिर्फ 3 बीजेपी के पास हैं, तो ये 3 भी इस बार बहुत मुश्किल सीटें हैं, जैसे मेरठ, मुजफ्फरनगर या आरएलडी जहां लड़ रही है, बिजनौर, इन सब सीटों पर बहुत कड़ा मुकाबला है। इसके कई जमीनी कारण हैं और उसी तरीके से राजस्थान में जो 12 सीटों पर चुनाव हो रहे हैं उसमें कम से कम 5-6 सीटों पर बहुत ही रोचक मुकाबला है। मैं हार जीत के बारे में नहीं बोलूंगा, लेकिन वो 5-6 सीटें जैसे चूरू हैं, इसी तरीके से नागौर है, सीकर है, आपको बाड़मेर है, इन सब सीटों पर बहुत कड़ा मुकाबला है। तो
तो इसलिए नुकसान तो इधर बीजेपी को अपनी सीटें बचाने का है, वो चूंकि इन प्रदेशों में, और दूसरी तरफ बिहार है, बिहार में 4 सीटों पर इलेक्शन हो रहे हैं, तो वहां पर बीजेपी की सहयोगी पार्टी भी है, बीजेपी भी है, लेकिन चारों सीटों पर कोई कह नहीं सकता कि कौन जीत रहा है। बहुत रोचक मुकाबला है। तो इसको देखते हुए हम देख रहे हैं कड़ा मुकाबला पहले चरण में दिखेगा, लेकिन बीजेपी के लिए चूंकि पहले से कम सीटें हैं, इसलिए 40 सीटें जीती हुई हैं, 102 में 40 सीटें बीजेपी की हैं। 2019 तो 40 में घटने के आसार दिख रहे हैं, बढ़ने के नहीं दिख रहे हैं। नहीं तो आपको नहीं दिख रहे, बीजेपी को बढ़ने के दिख रहे हैं। वेस्ट बंगाल में बीजेपी 2014 में 2 सीटों पर थी, 2019 में 18 सीटों पर पहुंच गई। तेलंगाना में इसी तरह का सिग्निफिकेंस राइज नजर आता है। नहीं, इस बार सुन लीजिए मेरी बात। इस बार जिस पश्चिमी यूपी की आप बात करें, जयंत चौधरी बीजेपी के साथ है, आप कह रहे हैं जयंत चौधरी वाला मैटर इंपैक्ट करेगा ही नहीं बिल्कुल भी, ऐसा कैसे हो सकता है? इस बार कई फैक्टर्स भी हैं। जयंत चौधरी हैं तो साथ में राजपूतों का प्रण है। आप देख रहे हैं मेरठ में किस तरीके से प्रत्याशी का विरोध हो रहा है। मुजफ्फरनगर में खुद इनर स्ट्रगल है भाई, बीजे संगीत सोम विरोध कर रहे हैं बालियान का। बहुत सारी फैक्टर्स हैं जिस वजह से हम ये बातें कह रहे हैं जी। अच्छा ठीक है, मैं विनीता जी के पास आ रहा हूं। विनीता जी, क्या लगता है आपको ये चैलेंजेस जो बता रहे हैं, जिसकी बात वैभव जी कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी कर रही है, जिसकी बात प्रेम जी कर रहे हैं, क्या वो मैटर करता है आपके लिए? या आप मान के चल रहे हैं कि इस बार जो 102 सीटों पर फर्स्ट फेज में इलेक्शन है, उसमें 40 से आप ऊपर जा रहे हैं इस बार फर्स्ट फेज के चुनाव में 2019 के कंपैरिजन में? जी बिल्कुल, जो 102 सीट्स है जो फेज 1 में जा रही है, हम डेफिनेटली 70 to 80% सीट्स तो लाएंगे वहां पर। और जो स्टेट्स जो जा रहे हैं, छत्तीसगढ़, असम, बिहार, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, उत्तराखंड और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स जो है, ऑलमोस्ट ऑल द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में हम बहुत ही कॉन्फिडेंट है, बिकॉज जो काम किया हुआ है, मोदी जी ने जो काम किया है वो मैनिफेस्टो में भी दिख रहा है। हमारे जो मैनिफेस्टो है, इट्स नॉट बेस्ड ऑन सर्वेज या भारत जोड़ो या मोहब्बत की दुकान से नहीं चलती है हमारी सर्वेज जो है, जो काम हुई है जमीन पे, जो काम हुई है उनके आंकड़े दिख रहे हैं अभी मैनिफेस्टो में। जितना हमने बेनिफिशियरीज के आउटरीच किए हैं, जितना हमने भारतवासियों को बेसिक से बेसिक फैसिलिटीज से लेकर सबसे आधुनिक जो फैसिलिटीज दिए हैं, उसकी सबकी जो फिगर्स है वो रिफ्लेक्ट होती है मैनिफेस्टो में। बिल्कुल ही रोबस्ट मैनिफेस्टो है। जो हमारे प्रॉमिसेस भी है वो सिर्फ ये प्रॉमिसेस नहीं है, जो मोदी जी के गारंटी जो बोलते हैं वो करके दिखाएंगे, तो वही करके दिखाएंगे हम आने वाले 10 साल में। तो जनता को इस पे विश्वास है और डेफिनेटली इस विश्वास पे और जो भी हमने काम किया है उसके बुनियाद पे डेफिनेटली। आप कह रहे हैं आप कॉन्फिडेंट है। आज राहुल जी और अखिलेश जी उत्तर प्रदेश में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि बीजेपी 150 से ऊपर नहीं जा रही है। तो इस तरह के दावे अगर 2 बड़ी पार्टी के नेता उत्तर प्रदेश में बैठकर फर्स्ट फेज के इलेक्शन से पहले कर रहे हैं, आज चुनाव प्रचार का शोर भी थम चुका है, तो क्या इसके पीछे सिर्फ एलिगेशन, विशुद्ध राजनीति, आरोप प्रत्यारोप है, या फिर इसके पीछे कोई ठोस वजह भी हो सकती है? जी, ये दिन जो लीडर्स की बात कर रहे हैं आप ट्रैक रिकॉर्ड उनके देख सकते हैं। फेलियर के अलावा कुछ और मिला नहीं है एक्सेप्ट अ फ्यू स्टेट्स जिसपे उन्होंने फॉल्स प्रॉमिसेस पे जीती है इलेक्शंस। तो उनके जो बातों पर विश्वास नहीं करेगी जनता, जिन्होंने करके दिखाया है काम, जिन्होंने भारत को 10वीं पोजीशन से 3री पोजीशन या 5वीं पोजीशन पे पहुंचा है, उन पे विश्वास करेंगे। जिन्होंने भारत को फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी तक पहुंचा है, G20 लीडरशिप में भारत को पहुंचा है, ग्लोबल स्टेज में एक जगह दी है, वो है मोदी जी। तो उन पे विश्वास करेंगी जनता। और इन 2 जो फेल्ड नेताज हैं उनके ऊपर तो विश्वास करेंगे नहीं जनता। और हम भी नहीं विश्वास करते हैं। जो बोलते हैं बोलने दीजिए। वो पिछले 10 साल से बोल ही रहे हैं। पार्लियामेंट की जो प्रोसीडिंग्स है हमने देखे हैं कितने डिसरप्ट किए हैं दोनों ने, और स्पेशली राहुल गांधी जी ने डिसरप्टिव पॉलिटिक्स खेलते हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस और यूपीए सरकार। तो हम जानते ही हैं उनके जो ट्रैक रिकॉर्ड है, और उन पे तो ज्यादा हम वेट नहीं देंगे जो स्टेटमेंट्स उन्होंने निकाली है। संजय राणा जी, क्यों इस तरह के दावे किए जा रहे हैं?
देखिए दावा करना ना करना ये तो पॉलिटिकल, वैभव जी मैं आ रहा हूं आपके पास, एक सेकंड वेट कीजिए। पॉलिटिकल पार्टी का होता है, लेकिन किस तरह के दावे की बात हो रही है, हमें बड़ा हास्यास्पद लगता है जब विपक्षी पार्टियां बोल देती है कि एनडीए ओवरऑल आकर के 150 पे उनकी जो धुरी है या उनकी पहिया उसको रुक जाएगा। अरे भाई साहब, या तो आप खाली पुलाव में जी रहे हो या आपको जमीनी हकीकत नहीं पता है। जहां तक चर्चा कर रहे थे 100 जो अभी जो फर्स्ट फेज की चुनाव, उसी की चर्चा हम कर लेते हैं। भाई बीजेपी के पास 40 की 40 सीटें आज के दिन में है, उसमें से भाई साहब तमिलनाडु सबसे बड़ा स्टेट जहां पे भारतीय जनता पार्टी पिछले कई सालों से संघर्ष कर रही है, लेकिन अपना खाता या कह लीजिए अपना वर्चस्व वहां पे नहीं बना पाई। इस समय वो 7 से 8 सीटें जीत रही हैं, तो उसमें ही 7 से 8 सीटें ऐड हो गई हैं। आपकी जो केरल है उसमें ऐड हो रहा है, पश्चिम बंगाल में जो सीटें हैं उसमें एडिशन हो रहा, हो सकता है कि लार्जेस्ट पार्टी बन के उभरे। तो आप जो समीकरण गणित लगाते हो तो आपको ग्राउंड रियलिटी पता होना चाहिए कि ग्राउंड की पल्स क्या है। जहां तक मुद्दे और योजनाओं की बातें हो रही हैं, एक भी मुद्दे पे जनता विश्वास करती है। इनके जो मुद्दे 1 लाख रुपए दे देंगे, बिजली फ्री कर देंगे, फलाने फ्री कर देंगे, मर्सिडीज कार फ्री कर देंगे, खाना पीना, इससे देश नहीं चलता है। देश को चाहिए रोजगार। 30 लाख रोजगार की बात जो कर रहे हैं हमारी विपक्षी पार्टियां, 30 लाख रोजगार तो सरकारी रोजगार है। हमारी जो जनसंख्या तकरीबन 142 करोड़ लोग हैं, उसमें से 30 लाख की क्या वैल्यू है। तो आपको ऐसा एटमॉस्फेयर क्रिएट करना पड़ेगा जहां पे रोजगार बढ़ सके। और रोजगार प्लीज अपने दिमाग से लोग निकाल दें, सरकारी रोजगार रोजगार होता है, रोजगार वो होता है जहां पे प्राइवेट कंपनियां भी हो, जहां पे लोग अपना भी जिसको स्टार्टअप कहते हैं वो उसमें काम कर रहे हो। भाई मैं तो अपना एग्जांपल भी देता हूं, कुछ साल पहले तक मैं भी एक रोजगार यानी नौकरी करने वाला आदमी था। आज के दिन में मैंने स्टार्टअप चालू किया, मेरे जो पूरी टीम है तकरीबन 50 लोगों को रोजगार दे रहा हूं, तो 1 से 50 का रेशियो बढ़ा है। तो आपको ग्राउंड रियलिटी पे समझना पड़ेगा कहां पे क्या चल रहा है। राजस्थान की अगर हम चर्चा करें तो पिछले चुनाव में 25 से मैं फिर दोबारा, जहां तक बात हो रही थी, हमारे प्रेम भाई ने बोला कि प्रेम जी को स्क्रीन पर लिखा है संजय जी के साथ मुजफ्फरनगर की चर्चा की, इन्होंने उत्तर प्रदेश के संगीत सोम की चर्चा की, राजपूत समाज की चर्चा की। देखिए ऐसा है कि राजपूत अगर समाज की भी हम चर्चा करते हैं तो राजपूत देशभक्त रहा है, हजारों साल से देशभक्त रहा है। उसके लिए देश जो है, राष्ट्र जो है प्रथम है, जाति हमेशा द्वितीय होती है। अगर राष्ट्र प्रथम ना होता तो राणा प्रताप जी युद्ध ना लड़ रहे होते और अपने जो इतने सारे आहुतियां दी हैं, आहुति ना हो रही होती है। आपको ग्राउंड रियलिटी बिल्कुल नहीं पता है। उत्तर प्रदेश में मैं बता रहा हूं आपके टीवी डिबेट में 73 से 76 सीट भारतीय जनता पार्टी आ रही है, 4 से 5 में समाजवादी निपट रही है। अब कहां की बात कर रहे हैं 50। लेकिन एक बात उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस बहुत अच्छी बोली, मुझे अच्छा ये लगा, 50 सीट के अंदर सच बोला। भाई तमिलनाडु में भी तो 8-10 सीटें आ रही हैं, तो 50 तो ये हो गया, बाकी जगह भी खाते और खुलेंगे। इनको कोई भी ग्राउंड की रियलिटी का हवा नहीं है। ये बड़ा दुर्भाग्य है। आज के दिन में भी ये नेता इस तरह की बातें कर रहे हैं, जिस बातों का, जिस मुद्दों का, जिस विचारों का आज के दिन में जनता सरोकार ही नहीं करती। 2 तरह के दावे किए गए आज 2 बड़ी कांग्रेसी नेताओं की तरफ से। एक तो राहुल जी का दावा जो 150 से अब 180 से अब 150 कह रहे हैं कि 150 सीटें मिलेंगी। एक और बड़ा दावा आज हुआ जिसमें प्रियंका जी ने कहा कि अगर ईवीएम से फ्री एंड फेयर इलेक्शन हुआ तो 180 सीटें से ज्यादा बीजेपी को नहीं मिलने वाली है। जो 400 का दावा है हवा ही रह जाएगा। सर यानी ईवीएम एक बार फिर से गेम में इन हो चुका है। संजय जी आप लोग ध्यान से सुनिएगा, मैं इस पे प्रेम कुमार जी की भी राय लूंगा। ईवीएम पे देखिए, ईवीएम अच्छा काम करता है जब कर्नाटका जीतते हैं। नहीं, लेकिन ये बात इंपॉर्टेंट क्यों संजय जी, मैं दर्शकों को बताना चाहूंगा 2 दिन बाद ही इलेक्शन होने हैं और 2 दिन के बाद इलेक्शन होंगे तो ईवीएम से ही वोट डाले जाएंगे। देखिए, और 2 दिन पहले ईवीएम की विश्वसनीयता पर क्वेश्चन करना, क्या ये ठीक बात है एक स्वस्थ लोकतांत्रिक परंपरा के मद्देनजर? संजय राणा, मैं बता देता हूं। ईवीएम की शुरुआत कब हुई थी? 2004 में। सरकार किसकी थी? अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार। अटल बिहारी वाजपेयी जी की ईवीएम से चुनाव हुए, कांग्रेस जीत गई। 2009 के चुनाव ईवीएम से हुआ, सरकार कांग्रेस की, कांग्रेस जीत गई। 2014 के ईवीएम से चुनाव हुए, 2014 में सरकार किसकी थी? कांग्रेस की, जीता गई भारतीय जनता पार्टी। भाई 2019 के चुनाव हुए ईवीएम से, वैभव जी को, संजय जी को स्क्रीन पर लाइए। जीता कौन? भारतीय जनता पार्टी। दूसरी बात, आप हिमाचल प्रदेश जीतते हो तो ईवीएम अच्छा हो जाता है, उत्तर प्रदेश हार जाते हो तो ईवीएम खराब हो जाता है, कर्नाटक जीतते हो तो ईवीएम अच्छा हो जाता है, आप तेलंगाना छत्तीसगढ़ हारते हो तो ईवीएम खराब हो जाता है। तो आपको अपना देखिए, ईवीएम पे अगर आप बात कर रहे हैं, 2015 में इलेक्शन कमीशन ने सबको बुलाया था, सारे मठाधीशों को बुलाया था, सारे राजनीतिक पार्टी को बुलाया था हैक करने के लिए। मैं तो बोलता ईवीएम का सबसे बड़ा हैकर आज के दिन में नरेंद्र मोदी साहब है, जो जनता का दिल ही हैक कर चुके हैं। भाई अब आप जो ईवीएम को बहाना है,
ईवीएम बहाना है, अपना मुंह छिपाना है, तो ये विपक्षियों की समस्या हो गई। तो मतलब अभी से भूमिका बनाई जा रही है। भूमिका 101%। वैभव जी, भूमिका बनाने की शुरुआत हो चुकी है क्या? विवेक जी, ऐसा है कि ईवीएम पे सबसे पहले और सबसे बड़ा सवाल किसने उठाया था? आडवाणी जी ने, जीवीएल नरसिम्हा राव ने डेमोक्रेसी एट रिस्क इतनी मोटी किताब लिखी थी। भाई को शायद पता नहीं है। मैं नरसिम्हा राव के जमाने में ईवीएम नहीं आया था। अरे थोड़ा सा नरसिम्हा राव जी तो लोग, अरे नरसिम्हा राव नहीं, जीवीएल नरसिम्हा राव। आपको सुनाई भी कम दे रहा है, जैसे आपको जनता का वैभव जी की आवाज थोड़ी ऊंची कर दीजिएगा, ऑडियो थोड़ा उनका बढ़ा दीजिएगा, स्पीकर में थोड़ा तेज कर दीजिएगा, दर्शकों को भी थोड़ा ठीक से सुनाई दे। अगर संजय जी को कंफ्यूजन हुआ तो हो सकता है कि कुछ दर्शकों को भी कंफ्यूजन हो। बढ़ाइए प्लीज। हाँ बोलिए वैभव जी। ईवीएम में सारी वीवीपैट की पर्चियां काउंट की जाए, इससे बीजेपी को ही आपत्ति है, सरकार को आपत्ति है, ठीक है, विपक्ष को नहीं। दूसरी बात, ईवीएम पे जब भी चर्चा होती है, जो सत्ता और सत्ता के समर्थक लोग उछल जाते हैं। आखिर कारण क्या है? ये बड़ा सवाल है। और एक, अरे प्लीज, 18 तारीख से वैभव त्रिपाठी जी, सुप्रीम कोर्ट में कल से इस पे चर्चा होने वाली है। कल से नहीं होने वाली है, कल से शुरू हो चुकी है। अरे 18 तारीख से हो रहे मान्यवर, पता नहीं किस दुनिया में रहते हो। समस्या आप लोग के साथ यही है, ख्याल ही गुलाम में खोए रहते हो। 18 तारीख से हो रही है, कल से नहीं हो रही है। 18 से पहले जब आप तेलंगाना जीते इस साल तो सुबह नहीं हुई। मैंने आपको पहले सुनिए ना मेरी बात तो सुनिए प्रेम कुमार जी। आप तेलंगाना जीते तो सुबह नहीं हुई, आप कर्नाटक जीते तो सुबह नहीं हुई, हिमाचल जीते सुबह नहीं होती, राजस्थान जीते सुबह नहीं होती, छत्तीसगढ़ जीते सुबह नहीं होती है। इसके अलावा साउथ में आप अपने अलायंसेस के साथ जीते सुबह नहीं होती। आपको सुबह वहां पता चल जाता है जी, आपको सुबह वहां होती है जहां विपक्ष की हार होती है। तो मैं देखिए, मैं इस बात का पक्षधर हमेशा से रहा हूं कि बात बैलेंस होनी चाहिए, इधर उधर की नहीं होनी चाहिए, बात बैलेंस होनी चाहिए। मैं ये कह रहा हूं, सुबह दोनों तरफ होनी चाहिए। फिर अगर है तो फिर दोनों तरफ है, मरना कहीं नहीं है। प्रेम कुमार जी, इसके बाद में धर्मेंद्र जी कुछ कहना चाहते हैं। कह रहा हूं कि ईवीएम का सवाल आम जनता का सवाल है। मैं वोटर हूं, मेरा वोट मैंने इसको जहां दिया है वहां गया है कि नहीं, ये जानने का समझने का हमारा हक है। और ये पॉलिटिकल पार्टी कौन जीतती है, कौन हारती है, कौन कॉम्प्रोमाइज करके चुप रहती है, किसको बोलने से फायदा होता है, नुकसान होता है, इससे कोई संबंध नहीं है। और आप सवाल पूछते रहिए पॉलिटिकल पार्टी से, लेकिन पॉलिटिकल पार्टी से मैं थोड़ी सवाल पूछ रहा हूँ। प्रेम कुमार जी, इलेक्शन कमीशन ने हैकेथॉन के लिए बुलाया था। इलेक्शन कमीशन के हैकेथॉन में कितनी पार्टियां पहुंची थी, आप मुझे बताइए ना। आप भी वहीं थे, मैं भी वहीं था। अभी अदालत, फिर सुनिए, हैकेथॉन की जब आप बात करेंगे ना तो अननेसेसरी ये होगा। हैकेथॉन में आपने ईवीएम को छूने ही नहीं दिया भाई। अरे आप गए कहां? गया ही कौन, ये तो बताइए ना। छूने ना छूने की बात तो दूर है, कितनी कौन सी पार्टी गई? मुझे 5 पार्टियों के नाम लिख के दीजिए कि हैकेथॉन में हिस्सा लेने के लिए गए थे लोग। जब छूने ही नहीं देंगे तो क्यों जाएंगे? अरे छूने ही नहीं देंगे तो क्यों जाएंगे? गजब का तर्क है, तो देना पड़ेगा ना। ठीक, वो अलग सवाल है। अब इलेक्शन कमीशन आपको इस बात पे कोई नोटिस कर दे तो फिर आप समझिएगा मेरे से कोई लेना नहीं। अदालत सुन रही है इस मामले। मैं वही बात कह रहा हूं कि आप कह रहे हैं कि छूने नहीं दिया गया, वो इलेक्शन कमीशन जाने और आप जाने, आपका जवाब जाने। वैभव जी कुछ कहना चाह रहे हो, उसका धर्मेंद्र जी आपके पास आ रहा हूं। वैभव जी आपका जवाब। देखिए, आवाज कट गई थी तो मैं बहुत कुछ सुन नहीं पाया, लेकिन बात सही है। हैकेथॉन में जो बात हुई थी वो ये था कि दूर से आपको हैक, हम भी आपको मिस कर रहे थे वैसे, आपकी जब फोन लाइन कट गई तब। ठीक, अब थोड़ा सा बात ये नहीं है, बात ये है कि पूरे देश में बदलाव की बयार है। युवा रोजगार के लिए जो युवा पिछले 10 सालों से तैयारी कर रहा था आर्मी की भर्ती के लिए, वो अग्निवीर के परवान चढ़ गई, उसके सपनों पे इस सरकार ने कुठाराघात कर दिया। जो युवा कंपटीशन की तैयारी कर रहा था, इस सरकार में इतनी लीक हुई, उसके सपने टूट गए। इस वजह से वो युवा इनके खिलाफ है, वो युवा एकजुट हो रहा है विपक्ष के साथ जी। इको आने लगा फिर से। अब महिला मणिपुर, नॉर्थ ईस्ट की एक सीट नहीं जीतेंगे, ये बात मैं आपको कह रहा हूं। इस वजह से कि जिस मणिपुर में जिस निर्ममता से कारगिल के एक योद्धा की पत्नी के साथ ये सब हुआ, वो कभी कोई महिला बर्दाश्त नहीं कर सकती। आप सोचिए, जिसने देश की सीमा को सुरक्षित किया हो, उसके परिवार के, उसकी बेटी को ऐसे किया जाता है और सरकार बचाए रखते हैं।
अब तक ये किसी अन्य प्रदेश में हुआ होता, किसी विपक्षी दल की सरकार होती तो अब तक यही मोदी जी रो रहे होते। और जो विधानसभा में नीतीश कुमार जी ने बोला महिलाओं के लिए, उसको मंच से मुद्दा बनाया मोदी जी ने, आज उसी नीतीश जी के साथ गलबहियां है। इस वजह से मोदी जी पे जनता को भरोसा नहीं है। जनता को, जहां 27 करोड़ लोग गरीबी रेखा से नीचे थे, 25 करोड़ लोगों को कांग्रेस की सरकार गरीबी रेखा से ऊपर लेके आई थी, आज इन्होंने 100 करोड़ लोगों को 5 किलो राशन के लिए मोहताज बना दिया। जी, ये आप कह रहे हैं खुशहाली चाहती है, नौकरी चाहती है, रोजगार चाहती है, किसानों को एमएसपी चाहती है और लोकतंत्र में न्याय चाहती है। और ये सरकार न्याय नहीं, झूठ बोल रही है। प्रधानमंत्री जी कहते हैं वो ये खा रहे हैं। ठीक है, आप कह रहे हैं ये मुद्दे इस बार, आप कह रहे हैं ये मुद्दे इस बार बीजेपी के लिए बहुत बड़ा दंड साबित होंगे और बीजेपी के खिलाफ वोट पड़ेंगे इन मुद्दों को लेकर। धर्मेंद्र जी कुछ कहना चाह रहे हो? उसका संजीव जी मैं आपके पास आ रहा हूं। धर्मेंद्र जी। विवेक जी, इस देश का चुनाव आयोग इस देश की सबसे बड़ी संवैधानिक संस्था है और जिसमें 140 करोड़ लोगों का विश्वास है। आप मुझे बता दीजिए कि अगर वो लोग उसमें कोई शंका व्यक्त करते हैं तो उस संवैधानिक संस्था की जिम्मेदारी बनती है कि उसकी शुचिता का विश्वास लोगों में बना रहे, वो ऐसा काम करे। मान लीजिए आप किसी डॉक्टर को दिखाने जाएं, कोई बीमारी हो आपको और आप कोई डाउट करें तो वो डॉक्टर बोलते हैं आप खुद ही इलाज कर लो। आप मुझे बता दीजिए कि किसी राजनीतिक पार्टी में कौन हैकाथन का कौन सॉफ्टवेयर इंजीनियर जो हैकाथन को करेगा? ये तो जो सिक्योरिटी एक्सपर्ट होंगे वो करेंगे। आप मुझे बता दीजिए कौन सी ऐसी वेबसाइट है जो कहती है हमारी हैक हो जाएगी? चुनाव आयोग की वेबसाइट भी हैक हो गई, पर दावा होता नहीं हैक होती, पर हो गई है। आप मुझे बता दीजिए दूसरा, बैंक बहुत सारे ऐसे होते हैं जो बोलते हैं हम बहुत हाई सिक्योरिटी फीचर यूज करते हैं, हमारे बैंक को कोई क्रैक नहीं कर सकता है। आए दिन फ्रॉड के केस आते हैं। तो जहां जहां तकनीकी का इस्तेमाल होता है, जितना में चुनाव आयोग में जो आपका ईवीएम मशीन यूज होती है, उसमें जो 3 पार्ट होते हैं, बैलेटिंग यूनिट होता है, आपका कंट्रोल यूनिट होता है, वीवीपैट होता है। तो अगर इसमें किसी को शंका हो रही है तो मुझे लगता है टेक्निकली इसमें कोई ऐसी गलत बात नहीं है। ऐसा हो सकता है जब आप यहां से बैठ के चंद्रयान को कनेक्ट कर सकते हैं तो ईवीएम मशीन में हेर फेर करना कौन सी बड़ी बात है? तो अगर ये आज जो हम कह रहे हैं हम 2047 में विकसित भारत बन जाएगा, जो देश विकसित हो चुके हैं वो ईवीएम से चुनाव नहीं कराते हैं, तो क्या वो हमसे ज्यादा मूर्ख हैं? जब हम 2047 में जहां जाने की बात कर रहे हैं, वो जो पहुंच चुके हैं विकास की अंतिम सीमा में, विकसित देश हो चुके हैं, वो कह रहे हैं कि हम ईवीएम से चुनाव नहीं कराएंगे। तो हमें कम से कम जिस देश की तरफ बनना है उसको तो देख ले क्या करवा रहा है। अगर आप खुद ही सब कुछ मान लेंगे तो मुझे लगता है वो गलत है। दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी जब हर मुद्दे पे फेल होती है तो उसे कोई न कोई एक शगुफा चाहिए होता है। सीमा सुरक्षा पे डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी ने खुद कहा है कि भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़े नेता आदरणीय प्रधानमंत्री जी कायर हैं और बुजदिल आदमी, देशद्रोही भी हैं। उन्होंने ये शब्द का इस्तेमाल किया जो कि मैं नहीं करना चाहता हूं। लेकिन अगर आप सीमा सुरक्षा समझौता करेंगे तो देश का कोई भी नागरिक होगा उसके सम्मान को ठेस पहुंचेगा और उसकी पीड़ा जाहिर हो सकती है। आज चाइना बॉर्डर पे गांव-गांव बसा दिया, लेकिन मोदी जी क्या कहते हैं? ना कभी घुसा था, ना कभी घुसा है, ना कभी घुसेगा। इस तर्क से देश नहीं चलता है। अभी केंद्र सरकार में 30 लाख नौकरियां खाली हैं, रेलवे को मिला करके, आर्मी को मिला करके, फिर भी इस बात को मानने को तैयार नहीं हम रोजगार दे रहे हैं। मैं ईवीएम के मैटर पे धर्मेंद्र जी, अग्निवीर जी धर्मेंद्र जी, ईवीएम के मैटर पे आपने कहा कि नहीं, अग्निवीर की बात जल्दी से एक लास्ट बात, अग्निवीर की भर्ती आपने निकाली 4 साल के लिए, खुद 73 साल के आप हो गए हैं, बोले भैया हम 2 बार प्रधानमंत्री रह ले, तीसरी बार और मौका दे दिए। अगर इस देश के युवा कह रहे हैं कि हमें परमानेंट नौकरी दीजिए तो आप उन्हें 4 साल की नौकरी देंगे, उनमें शहादत हो गई तो उन्हें शहीद का दर्जा नहीं मिलेगा, उन्हें कोई पेंशन नहीं मिलेगी। 4 साल के बाद वो युवा जाएगा कहाँ? तो अगर इस देश का युवा ही संतुष्ट नहीं होगा, युवाओं को ही प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं मिलेगा तो विनीता जी, जी ठीक है विनीता जी, क्या इन मुद्दों को लेकर कोई चैलेंज आप देख रहे हैं इस बार के इलेक्शन में? जो जिन मुद्दों की बात यहाँ विपक्ष कर रहे हैं, विपक्षी पार्टियां कर रही हैं। नहीं जी, बिल्कुल ये बेबुनियाद ये मुद्दे और जो भी मुद्दे उठा रहे हैं, जैसे बिल्कुल ही ऑपोजिट है जो रियलिटी है। जो आप बोल रहे हो यूथ इज फ्रस्ट्रेटेड, बिल्कुल गलत बात है। जो यूथ और महिलाएं हैं वही है जो बिल्कुल सेटिस्फाइड है जो मोदी जी कर रहे हैं। स्टार्टअप इकोसिस्टम की बात कीजिए आप। हम लोग अप्रेंटिसेस नहीं बनाना चाहते हमारे युवाओं को, हम चाहते हैं कि वो जॉब गिवर्स हो, जॉब सीकर्स नहीं हो। स्टार्टअप इकोसिस्टम, सबसे बड़े स्टार्टअप इकोसिस्टम हमारी अभी भारत है, और यूनिकॉर्न्स जो सबसे 100 यूनिकॉर्न्स है अभी। तो स्टार्टअप इकोसिस्टम, एमएसएमईज, इनकी बढ़ोतरी दे रही है। जी मैंने आपके बातों पर दखलंदाजी नहीं की, आप भी प्लीज आप मेरी बात सुनिए। आप प्लीज, आई नीड साइलेंस व्हेन आई स्पीक। मैंने आपकी बातों पे आई डिड नॉट इंटरफियर, आप प्लीज बात मत कीजिए। ये बताइए विनीता जी और धर्मेंद्र जी को विनीता जी की बात जो अनएम्प्लॉयमेंट है, जो आंकड़े बता रही है स्टैटिस्टिक्स,
जो स्टैटिस्टिक्स बता रही है, जो स्टैटिस्टिक्स में बिलीव करोगे आप, या फिर आप कोई हाउस होल्ड सर्वे की बात बिलीव करोगे? जो स्टैटिस्टिक्स है, जो यूपीए सरकार में जो परसेंटेज ऑफ लेबर फोर्स अनएम्प्लॉयड थी, वो डेफिनेटली इट वाज हायर देन जो एनडीए सरकार में है। और जो हमारी जितनी हमने इनफॉर्मल लेबर को फॉर्मलाइज करने की कोशिश की अपने स्कीम्स के जरिए, अपने जो लेबर ई पोर्टल, जो ई श्रम पोर्टल है लेबर मिनिस्ट्री के, पहले जब कांग्रेस सरकार हुई करती थी यूपीए सरकार में 90% से ज्यादा इकोनॉमी हमारी इनफॉर्मल इकोनॉमी थी। उस बात पे किसी ने गौर नहीं किया। मोदी जी ने आप अपनी चीजों को लेकर जनता के बीच जा रही है, विपक्ष अपनी बातों को लेकर जनता के बीच जा रहा है। बहुत दिन का वक्त बचा नहीं है, और जब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। और एक हिंदी में बहुत अच्छी कहावत भी है, हाथ कंगन को आरसी किया और पढ़े लिखे को फारसी किया। 4 जून की तारीख सब तय कर देगी विपक्ष के दावे में कितना दम है या फिर सरकार के काम में कितना दम है। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस डिबेट में शामिल होने के लिए और अपना कीमती वक्त हमें देने के लिए। दर्शकों को भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा मैं, हमारे साथ इस डिबेट में जुड़ने के लिए। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन लौट रहे हैं, बने रहिए इंडिया डेली लाइव के लिए।